हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम अपूर्व और आप देख रहे हो ऑटो पैशन इंडिया। और मेरे साथ आज खड़ी है ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390S। जी हाँ, जैसे आपसे वादा किया था कि इसके पहले ओनर को मैं लेकर आऊँगा, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि ये यूपी की पहली डिलीवरी है, एटलीस्ट लखनऊ की तो पहली डिलीवरी है ही है इस बाइक की, क्योंकि अब शोरूम में ये बाइक मेरी ख्याल से तो नहीं अवेलेबल है। आप ऑर्डर करेंगे तो डेफिनेटली वो 1-2 हफ्ते में आ जाएगी आपके लिए। एंड आप KTM का कोई भी प्रोडक्ट चाहते हैं तो JSV KTM को ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, वो काफ़ी अच्छी आपकी हेल्प कर देंगे। एंड आज हमारे साथ इसके ओनर हैं एंड बताएंगे इसकी पूरी स्टोरी कि उन्होंने ये बाइक क्यों सेलेक्ट करी, वो इससे पहले क्या चलाते थे, क्या बजट था उनका, ये सब कुछ आपको इस साथ वो शेयर करेंगे। अपना राइडिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बहुत ही वास्ट राइडिंग एक्सपीरियंस है उनको। एंड होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो कि आप उनकी स्टोरी से कहीं ना कहीं कनेक्ट करें, कोई ना कोई आपके जो दिमाग में क्वेश्चंस हो रिगार्डिंग दिस बाइक तो वो आपके आंसर हो जाए। और इसके आसपास जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, जो इस प्राइस ब्रांड के आसपास मिल रहे हैं, कि उस पर भी आप थोड़ा हम फोकस करेंगे, उसके बारे में भी वो बताएंगे कि उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया तो कौन सी बाइक्स पे आए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक बाइक पे ही फाइनली आ गया, उसने आसपास पैसा खर्च करने से पहले ज़रूर आदमी देखता है कि यार क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट वी आर लूजिंग। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। एंड हमारे साथ है आज आदित्य। प्लीज आदित्य आइए। हाय। हाय आदित्य, कैसे हैं आप? बस बढ़िया पुरुष। लास्ट टाइम हम मिले थे तो शोरूम में थे आप। जी जी जी। आज आदित्य के पास टाइम था, हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे, तो आदित्य ने बोला तो आज हम दे सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। एंड आई होप कि हमारी पूरी कन्वर्सेशन से आपको थोड़ी हेल्प हो, आपके काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हो। अगर उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं हम, और व्हाट्सएप के थ्रू एंड मेल के थ्रू भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी इसके बारे में क्वेश्चंस हो, या इस पर्टिकुलर किसी भी बाइक के बारे में, या किसी भी प्राइस ब्रैकेट में आपको अगर कुछ खरीदना हो तो हमें आप बता सकते हैं रिगार्डिंग 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। अगर इस पर्टिकुलर बाइक के बारे में कुछ पूछना होगा तो डेफिनेटली हम आदित्य से एक बार ज़रूर उसको रिकन्फर्म करेंगे, क्योंकि अब वो इसके ओनर हो चुके हैं, डेली उसको राइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस बाइक में हो क्या रहा है। अब इंट्रोडक्शन अपना थोड़ा सा दे दो यार, कि मतलब क्या करते हो, कहाँ से हो, मतलब कितना राइडिंग एक्सपीरियंस है, बताइए थोड़ा सा। मैं वैसे तो लखनऊ से ही हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम इधर उधर रहा हूँ, जॉब किया है, घुमा फिरा हूँ। अच्छा। बिफोर कोरोना मैं मनाली रहता था। ओके। मैं 6 साल लगभग मनाली में रहा हूँ। हाँ। वहाँ पे गेस्ट हाउस कैफ़े चलाता था। ओके। उसके पहले मैं बहुत एक्सटेंसिव राइड्स ले जाता था लेह लद्दाख। मेरे दोस्त का कंपनी था, उसके साथ मैं काम करता था। तो हम लोग ऐसे ही जाते। उस समय मेरे पास कोई बाइक नहीं होता था। ओके। देन आई बॉट थंडरबर्ड 350। दैट वाज अ बाइक व्हिच आई वांटेड। मैंने खरीदा ही इसीलिए था कि पहला बाइक था वो मेरा पहला खुद का खरीदा हुआ बाइक था। उससे पहले मेरे पास एक CBZ था, उससे पहले करिश्मा था, लेकिन वो सब मेरे मॉम डैड ने खरीद के दिया था। राइट। वो मेरा पहला खुद का खरीदा हुआ बाइक था। और उसके बाद फिर काफ़ी टाइम तक मैंने वो उसको यूज़ किया। अभी वो बाइक का लगभग 15 साल पूरा हुआ है। अच्छा। लास्ट थंडरबर्ड का लास्ट मंथ। तो मुझे बताओ कि क्या मतलब क्या ढूंढ क्या रहे थे, मतलब क्या क्या बजट पे था आपका, क्या बजट था आपका? बजट मेरा था एज सच तो बजट, आजकल फाइनेंस का ज़माना है तो बजट इतना आदमी अपना एक्सटेंड ही कर लेता है। तो मेरा एज सच बजट था कि मैंने स्टार्ट किया था सोचना कि यार एक नई बाइक लेते हैं। तो मैंने सोचा कि 400 सीसी में 40 bhp प्लस में बहुत बाइकें आ गई हैं, लेट्स सी कि क्या मिलता है। फिर समय तो फ्लडेड है इंडियन मार्केट, 400 सीसी के बाइक से तो भरा हुआ है जी। आप लोग सब लोग जानते ही हैं, व्यूअर्स लोग, 400 सीसी इस समय भरा हुआ है। तो मैंने सोचा तो था, स्टार्ट किया था मैंने ये ट्रायम्फ के स्क्रैम्बलर से। लेकिन जब मैंने उस बाइक को देखा, चलाया, तो मेरे को लगा कि ये बाइक बहुत ही छोटी है और कुछ मजा नहीं आया चलाने में। मतलब मुझे लगा कि कुछ मिसिंग है। तो मैंने फिर मैंने रॉयल एनफील्ड की तरफ नजर घुमाई। मैंने सोचा कि भाई लेट्स गो बैक टू व्हाट आई वाज राइडिंग फर्स्ट। तो मैंने सोचा रॉयल एनफील्ड में देखते हैं। मैं पहले बहुत परेशान हुआ रॉयल एनफील्ड में, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस थोड़ी हाई होती है। जी, आप माउंटेन्स में ले जाइए, आप उसको सही से चला लेंगे, आपको अगर आता है टिंकर करना, आप गाड़ी आपको जवाब नहीं देगी। लेकिन कॉस्ट ऑफ रनिंग अ रॉयल एनफील्ड इज प्रीटी हाई। उसमें आपको बार बार जाना होगा वर्कशॉप। बहुत चुटर पुटर चीजें उसमें गड़बड़ होती है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा पैम्परिंग की जरूरत होती है जी, किसी भी रॉयल एनफील्ड को। रॉयल एनफील्ड
अगर आप रॉयल एनफील्ड आप ओन करना चाहते हो जी, तो इस चीज के लिए रेडी रहो कि आपको पर्सनली उसको पैम्पर करना पड़ेगा। वो बच्चे के जैसा है, बच्चे के जैसा है। वो कभी भी रूठ सकती है। खुश आपको करेगा। हाँ, खुश तो करेगा, लेकिन उसका कॉस्ट है। हाँ। फिर रॉयल एनफील्ड का मैंने सोचा, तो मैंने रॉयल एनफील्ड में देखा कि भाई स्क्रैम्बलर लिस्ट में क्या था, टॉप 3 बताओ, टॉप 3 बताओ क्या लिस्ट में थे, बाइक्स में क्या था? 400 सीसी हो गया। हाँ, 400। अच्छा, आपने अब एडीवी खरीदी, तो एडीवी था कि दिमाग में नहीं था कि हमें? एडीवी एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं था, एज सच नहीं था, क्योंकि एडीवी में तो फिर 450 हिमालयन देखता आदमी सबसे पहले। लेकिन मुझे एडीवी नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहले मैं सिटी राइडिंग ही करूंगा और हाईवे पे ज्यादा चलना है। तो मैं सोचा एडवेंचर लेने का कोई उतना मतलब नहीं बनता, क्योंकि माउंटेन्स में उतना अभी मेरे को जाने का नहीं है, और जाऊंगा तो फिर नई बाइक फिर से ली जाएगी। तो मैंने ये सोचा था। लेकिन फिर जब मैंने बेयर के लिए सोचा, मैंने लगा उससे तो सब कुछ हो सकता है। फिर मैंने उसको चला के देखा, उसकी बुकिंग करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस दे कुड नॉट डिलीवर द बाइक विद इन 60 डेज। 60 दिन का वो प्रॉमिस करते हैं, 45 से 60 दिन का, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो मैंने बोला अब उसके बाद फिर वो भी कोई कंफर्मेशन नहीं था कि कितना टाइम और लगेगा, और फिर थोड़ा कैलेस एटीट्यूड लगा मुझे तो उनके डीलरशिप का। तो मेरे को लगा कि यार कोई सेंस नहीं बनता, लैक ऑफ क्लैरिटी थी वहाँ, लैक ऑफ क्लैरिटी थी। और उसी समय केटीएम का हुआ कि भाई लॉन्च कर रहे हैं, केटीएम शोरूम में जाके देख लीजिए। तो मैं केटीएम शोरूम से के बगल से जा रहा था, मैंने देखा केटीएम शोरूम में, चला गया। फिर उन्होंने बोला कि हाँ लॉन्च हो रही है और एंड ऑफ फरवरी में आ जाएगी बाइक, ठीक है, और आगे देख लीजिएगा। तो मेरा कोई वो नहीं था कि मैं लूंगा ही लूंगा, नहीं लूंगा। लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, बुक कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 5000 रुपए में बुक कर दी बाइक। ठीक है, बाई चांस की बात है, उनका 28 तारीख को फोन आया, 27 तारीख को उनका फोन आया सुबेरे कि भाई हम कल बाइक को अनवेल करेंगे, आप फर्स्ट बुक की थी आपने, तो आप लीजिए, आप डिलीवरी ले सकते हो, आप डिलीवरी ले लीजिए। हाँ, तब दैट स्टार्टेड मेकिंग, क्योंकि मेरे फाइनेंसेस सब अवेलेबल थे, सब कुछ सॉर्टेड था, कोई वो नहीं था कि भाई कुछ वो नहीं, प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने सोचा प्राइस रेंज में भी 19-20 ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। बेयर वाज आल्सो 4.4 के आसपास। हिमालयन और बेयर दोनों चलाई थी? हाँ, मैंने हिमालयन, बेयर, मीटियोर 650। इन्होंने जो बोला वो जिस दिन उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने बोला कि आप बाइक ले जा सकते हैं। तो मैं गया, मैंने देखा बाइक, मैंने सीट देखी, क्योंकि मेरे को सीट से था कि भाई सीट बहुत पतली है। सीट देखी, मैंने बैठ के देखा, मुझे लगा कि नहीं ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि भाई मुझे ये इसकी डिलीवरी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी था दिमाग में कि मेरे पास सो एंड सो टाइम पे बाइक आ जाएगी, मेरे को नेक्स्ट मंथ ट्रिप पे जाना था। तो मैंने सोचा कि अब ये फाइनल कर ही देते हैं, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता वेट करने का। सही बात है। तो मेरे को बाइक भी अच्छी लगी, फिर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और ये सब भी मेरे को लगा दिस विल बी लेसर देन द। खूब सारे वीडियोस देखे होंगे आपने जी। केटीएम का जो सर्विस है वो बजाज टेक करता है, तो उसके संग बजाज की एक वो मिल जाती है कि हाँ भाई यू हैव सर्विस सेंटर्स एवरीवेयर, तो बढ़िया है। मतलब मुझे पता है कि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। केटीएम बहुत बड़ी कंपनी है, ये डिसॉल्व नहीं होने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई खरीद ही लेगा। बजाज के पास सबसे ज्यादा ऑप्शन बड़ा ही है, बजाज के पास भी है। स्टेक उनके पास है, तो वही ले ही सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। अभी जो हवा चल रही है, और अगर ले लिया तो विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन है हम लोगों को तो सर्विस, और ये बना ये 350 फॉर इंडियंस तो विन विन सिचुएशन है। 390 जो इंजन है ये बनता ही बजाज का है, बजाज का ही है। अगर ये बाइक बनेगी 390 में तो बजाज ही बनाएगा। तो इट इज लाइक यू नो, आई थॉट अबाउट इट। मैंने सोचा, मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज अ गुड डिसीजन, एंड प्लस इट हैज एवरीथिंग व्हिच यू वांट इन अ बाइक। सब कुछ इसमें एडजस्टेबल है, हर चीज को आप इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आपका राइडिंग स्टाइल ऑब्वियसली थोड़ा सा, क्योंकि केटीएम का राइडिंग इज लिटिल एग्रेसिव। इससे ज्यादा फीचर लोडेड तो मुझे लगता नहीं कि इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में या 400 सीसी में कोई भी है। कोई भी बाइक इन फीचर्स के साथ। क्रूज कंट्रोल देख के तो इन्होंने कुछ अलग ही लेवल पे। सबसे ज्यादा क्या अपील किया इस बाइक को देखते ही ना, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट? क्योंकि पहली बार ऑन वीडियोस तो चलो ठीक है, हम शोरूम पहुंचने से पहले हमने कई बार देख लिया, लेकिन जब ये पहली बार आपने देखी अपने सामने, व्हाट वाज योर फीलिंग? मतलब क्या हो रहा था, क्या मन में लगा कि यार ये सही है, नहीं सही है, क्या बना दिया है, अच्छा लग रहा है, या एकदम से बहुत अच्छा लग गया, क्या हुआ? जब मैंने पहली बार ये बाइक देखा तो मेरे को ये फील हुआ कि एक मेरे को पर्सनली जो हमेशा दिखता है वो ये है कि
इस बाइक को आप कहाँ कहाँ ले जा सकते हो। सही बात है। तो जब मैं किसी भी बाइक को देखता हूँ तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में जो आता है कि वो यही आता है कि इससे मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो जब मैंने इसको देखा मुझे लगा इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। एज अ ओनर मुझे क्या लगता है आदित्य भाई कि आपको पता होना चाहिए जो भी आप व्हीकल खरीद रहे हो ना कि उसका पर्पस क्या है, आपका पर्पस क्या है, खरीदने का पर्पस क्या है। आपको सड़क पे नॉर्मल चलाना है, डेली सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाना है, वो पर्पस अलग है। आपको एक ऐसी बाइक चाहिए कि भाई मुझे वीकेंड पे भी एक लॉन्ग राइड पे जाना है, मुझे कभी कभी एडवेंचर पे भी जाना है और मुझे सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए जो एडीवी वर्जन है किसी भी ब्रांड में, तो वो ज्यादा मुझे लगता है सूटेबल रहता है, जो हर टेरेन के लिए बना है, हर मोमेंट के लिए बना है। मतलब ये बाइक खरीद लोगे तो और 2 बाइकें खरीदने की या और एक और एक्स्ट्रा बाइक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली इससे पहले मेरा यही थॉट प्रोसेस था, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा सीखा है मैंने इस चीज ऑफ-रोडिंग भी करते हो, आपका पुराना एक्सपीरियंस भी है, तो वो पीछे कहीं ना कहीं से पुश करता है यार मैं भी कभी फिर वापस जाऊंगा उन्हीं रोडों पे। मैंने जो सोचा था, मैंने यही सोचा था कि एक मैं रॉयल एनफील्ड बेयर लूंगा और उसके बाद एक मैं एक्सपल्स लूंगा फॉर ऑफ रोडिंग। पहले मैंने यही सोचा था, लेकिन जब मैंने ये देखी तो मुझे लगा यार इससे ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी और सिटी राइड्स भी बढ़िया है, आप टूर भी कर सकते हो, सारे टूरिंग के फीचर्स भी हैं इसमें, और राइडिंग पोस्चर भी टूरिंग का भी बढ़िया है और ऑफ रोडिंग के लिए भी बढ़िया है। इट इज थिन हियर, आप खड़े भी इस पे आराम से हो सकते हो, बनी भी उसके लिए, सस्पेंशन भी मीडियम ग्रेड ऑफ रोडिंग के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। दैट वाज द थिंग व्हिच लाइक स्ट्रक मी कि भाई मुझे 2 बाइक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 बाइकों को क्यों मेंटेन करें आप, ये भी तो है। आप 2 बाइक खरीदोगे, फिर उसका इंश्योरेंस कराओगे, फिर उसका हर ईयरली मेंटेनेंस दोगे, उससे तो बढ़ता ही चला जाएगा ना। और कभी एक बाइक ज्यादा पसंद आ गई तो दूसरी बाइक खड़ी ही रह जाती, धूल खाएगी वो। उससे अच्छा एक बाइक लो, अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा सा रुक के करो एंड स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करो, तो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट भी मिलेगा, उसको अच्छे से एंजॉय करो थरली, कहीं पे भी ले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो भाई। तो थोड़ा सा ना खरीदने से पहले ये सारे थॉट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि आपको बाइक किस पर्पस के लिए चाहिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट गोज सेम विथ कार, बाइक एंड एवरीथिंग यू परचेज, इवन योर फोन जो जिस पे आप देख रहे हो, या टीवी, जो भी अप्लायंसेज है, हर चीज का भाई एक पर्पस होता है, हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है। भाई 10,000 रुपए का भी टीवी मिल रहा है और 5 लाख का भी टीवी मिल रहा है, तो आप समझ सकते हो ना कि आप कहाँ बीच में लाई करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, फैमिली रिक्वायरमेंट क्या है, पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, यूटिलिटी क्या है। तो ये होना चाहिए, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। नहीं मिल रही तो प्लीज आस्क फ्रॉम एनी एक्सपर्ट कि आपकी कोई मदद कर सके इस चीज को। आपका हार्ड एंड मनी है, पैसा लगाने से पहले अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो विद व्हाट्सएप एंड मेल के थ्रू, तो हम आपकी जरूर इस चीज में मदद करेंगे, आपका पैसा फालतू में कहीं से खर्चा नहीं करवाएंगे। तो भाई आदित्य भाई बताएं फिर, मतलब कि ये तो एक मल्टीपर्पज बाइक आपने खरीद ली, देखते ही बाइक में आपको दिख गए कि बहुत सारे फंक्शंस मिल गए, बहुत सारी एडवांस चीजें मिल गई जो अभी तक ऑलरेडी इससे पहले वाले वर्जन्स में भी नहीं आ रही थी। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट हो गया। आपको इसका यूज लगता है जो फ्रंट में ये कंप्रेशन एंड रीबाउंड का जो एडजस्टमेंट दिया है, आपको लगता है कि आप कभी यूज करोगे इसका? है प्रैक्टिकलिटी है इसमें? डेफिनेटली। इसमें अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आपको जो हाईवे पे चाहिए और जो आपको ऑफ रोडिंग पे चाहिए वो अलग अलग होता है। आप कितने बंदे बैठे हो, कितना लोड है, आपके बाइक पे लोड है, उस पे सब चीज पे आप इसको फिडल कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सीख सकते हो कि क्या आपको रिक्वायरमेंट है। और इसका यूजेबिलिटी है, अगर नहीं है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरीके से चल जाता है। लेकिन अगर है तो इसकी यूजेबिलिटी डेफिनेटली है, स्पेशली इन अ बाइक जो आपके पास इस तरीके की बाइक अगर है, तो इसमें अगर आपका सस्पेंशन एडजस्टेबल है तो काफी फायदा हो जाता है। 30 क्लिक्स मिलते हैं फ्रंट में। जी फ्रंट वाले सस्पेंशन में आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन है, अपसाइड डाउन, WP एपेक्स के 43 mm का डायमीटर है इसका, और 30 क्लिक्स एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है, कंप्रेशन एंड रिबाउंड बोथ। रेयर में भी आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जिसमें आपको 20 क्लिक्स का एडजस्टमेंट मिल जाता है, और प्री लोड को सस्पेंशन को अप डाउन करने के लिए आपको 20 क्लिक्स वहां पे भी एक्स्ट्रा आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मतलब कि ओवरऑल पूरी बाइक को आप अपने राइडिंग कंडीशन के हिसाब से, कौन से टेरेन पे आप जाने वाले हो, कौन सा आने वाला है, उसके हिसाब से पूरा आप इस बाइक को एडजस्ट कर सकते हो। अच्छा, बहुत लोगों को क्या चीज, ये चीज पता है, इसके बारे में नॉलेज है, मतलब आप इतने टाइम से गाड़ी चला रहे हो, इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस है आपको लगता है कि लोगों को एक्सपीरियंस है ये रिबाउंड एंड कंप्रेशन कैसे एडजस्ट करते हैं, या उनको मतलब समझ है इस चीज की,
एक फीचर के लिए तो ठीक है, एक ठीक है हाँ आपने दे दी बाइक में, लेकिन लोगों को क्या पता है, अभी मैं किसी भी रैंडम बंदे को रोकूं वो क्या एडजस्ट कर पाएगा? नहीं, कितना प्रैक्टिकल है ये, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। एक नॉर्मल इंसान के लिए इसका लर्निंग कर्व है। हाँ, ये KTM की आपकी एक हस्क्वर्ना बाइक है। हाँ, उसमें भी आ गया जो है 390 हाँ, 401 जो है हाँ, उसमें भी आता है, उसमें भी आता है सामने वाले, राइट, पीछे वाले भी एडजस्टेबल है। बस मैं यही मतलब समझना चाहता हूँ, इन लोगों को समझाना चाहता हूँ, क्या ये प्रैक्टिकल है कि हमें एक्स पे रुक जाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा इस चीज को सीखना भी चाहिए कि अगर आप एडजस्टेबल सस्पेंशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको। आप YouTube पे बैठो, एक दिन में सब कुछ समझ में आएगा। यानी एक बार आप समझ जाओगे तो आपको खुद मजा आएगा कि अरे यार मेरी गाड़ी पे 2 लोग बैठे हैं, चलो मेरे को इसको थोड़ा बदलना चाहिए, मैं अकेले चला रहा हूँ, लेट मी फिक्स इट थोड़ा सा कि मेरी राइड अच्छी होगी। तो एक बार आप समझ जाओगे तो फिर आप खुद ही कर लोगे, एंड इट इज इजी थिंग, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सही है। और इसको टिंकर करके आप ज्यादा अच्छे से सीखते हो। हाँ, जब तक आप खुद नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, मजा नहीं आता। मतलब यही सब चीजें मैं इसलिए इस चीज पे इतना फोकस किया, क्योंकि लोग ले तो लेंगे, आदित्य भैया ने ऐसे लिया है तो बहुत लोग हो सकता है सोचे कि भाई एक्स छोड़ के ऐसे ही ले लिया जाए, लेकिन आप ये सब चीजें सोच लेना कि आपको ये सब चीजें यूज करनी है कि नहीं, क्योंकि आप जो 75-80,000 रुपीज दोनों के बीच का डिफरेंस एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो एटलीस्ट वो फीचर्स आप यूज करो, तभी उसका फायदा भी है ना। अब इसमें क्रूज कंट्रोल दिया है और आपका हाईवे रन नहीं है, तो क्रूज कंट्रोल लेके करोगे क्या? आपको हाईवे जब जाना ही नहीं है तो करोगे क्या भाई? उसको शहर में तो लगा नहीं सकते हो, मतलब नहीं है। तो आई एम नॉट जस्ट टेलिंग कि भाई ये बाइक खराब है कि वो अच्छी है, कि वो खराब है ये अच्छी है, मैं इस पे पॉइंट नहीं है। इन्होंने ये ले ली, आदित्य भाई ने ले ली तो ये ले लिया, मेरे और किसी दोस्त ने ले लिया एस तो मैंने एस उठा लिया, इसलिए मत उठाइए। जस्ट यूज योर ब्रेन, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्रूज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, एडजस्टेबल सस्पेंशन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, समझ रहे हो, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट आपको है कि नहीं। तो ये सारी चीजें अगर आपको जरूरत है तो ही 75-80 हजार रुपए भाई बहुत होता है। उतनी तो अगर एक्स में जाके एसेसरीज लगा लोगे ना तो बाइक अलग दिखने लगेगी, उतना आप इंश्योरेंस उतने में खत्म हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो आप कितना तेल उसमें एक्स्ट्रा डलवा सकते हो, खाली वही कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चल जाएगा। कितनी सर्विसेज उसमें करवा सकते हो, पेड सर्विसेज, फ्री सर्विसेज तो मिल ही रही है हर 10,000 किलोमीटर पे। उसके बाद कितनी पेड सर्विसेज करा सकते हो, 70-80 हजार रुपए में वो करवा लो। ये तो मैं सिर्फ यूपी और लखनऊ की बात आपको बता रहा हूँ, इतना डिफरेंस है। हो सकता है महाराष्ट्र बेंगलोर में ये डिफरेंस और भी ज्यादा हाई चला जाता है, क्योंकि वहाँ आरटीओ चार्जेस ज्यादा आपको देने पड़ते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेशन उसमें आपको मिलता है। तो ये सब चीजें प्लीज कैलकुलेट करिएगा सिलेक्शन करने से पहले। सिर्फ बाइक आ गई, नई बाइक आ गई है, दौड़ के बस पागल हो रहे हैं कि भाई एस चाहिए कि वो एक्स चाहिए। तो ये पहले बैठ के वर्कआउट कर लो कि चाहिए क्या, जरूरत क्या है आपकी, कि अभी जो भी इसका अभी एक्सपीरियंस रहा है चलाने का, कैसा फील आ रहा है वो बताओ। ब्रेकिंग कैसी है, सस्पेंशंस कैसे वर्क कर रहे हैं, हाउस द फील, कैसा लोग देख के कैसा रिएक्शन दे रहे हैं। राइडिंग वाइज मुझे जो फील हुआ कि भाई देखो अब सिंगल सिलेंडर इंजन है, ठीक है, 399 46 bhp, हाई रेविंग इंजन, तो वाइब्रेशन थोड़ा बहुत है ठीक है, लेकिन वो 5000 RPM पे है। वंस यू क्रॉस दैट बहुत कम है, मतलब वो इतना वाइब्रेशन बाइक चलाओगे, इंजन हिल रहा है थोड़ा तो वो तो फील होना चाहिए ना, कुछ चला रहे हो, इलेक्ट्रिक थोड़ी ना है। हाँ एग्जैक्टली, कोई इलेक्ट्रिक बाइक तो है नहीं, इंजन है तो वाइब्रेशन हल्का फुल्का तो होगा, डैम्पनर लगा दोगे आप, सही बात है, लेकिन हल्का सा वाइब्रेशन है। और जो लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, बहुत ज्यादा सिंगल सिलेंडर में इतनी पावर बन रही है, थोड़ा तो वाइब्रेशन होगा ही होगा, तो वाइब्रेशन है, ये मुझे दिखा। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। मैंने पिलियन बैठा के भी चलाई, मेरे डैड को बैठा के चलाया मैंने, माय डैड इज अबव 90। उनका कैसा फील रहा, पिलियन का क्या मतलब रिएक्शन क्या था उनका? पिलियन के बैठने के लिए कंफर्ट नहीं है, कम है, पिलियन के लिए थोड़ा सा, बिकॉज पिलियन के लिए थोड़ा और ऊंचा हो जाता है बाइक, हम लोग के लिए भी ऊंचा है, पिलियन के लिए और ऊंचा हो जाता है, ठीक है, टू क्लाइंब, रेज्ड अप है ना ये जी, थोड़ा रेज्ड अप है ऊपर, तो इट्स लाइक अ सुपर बाइक में जैसे फील आता है। कंफर्ट कैसा है, सीट का कंफर्ट फादर ने क्या बताया? मतलब कंफर्ट सीट इज अ लिटिल हार्ड देन नॉर्मल सीट, थोड़ा हार्ड है, तो अगर आप टूरिंग करोगे तो इस पर थोड़ा सा आपको सीट एक्स्ट्रा कुशनिंग चाहिए होगा, जेल वाला लगाना पड़ेगा, चेंज कराना पड़ेगा। चेंज नहीं, मेरे ख्याल से वो जेल के ऊपर से आते हैं, हाँ वही, मतलब वो लगा लो, आफ्टर मार्केट ऐड ऑन कर लो, बस वही बेसिकली। और उसके बाद आपको, मुझे को लगता है ये बाइक परफेक्ट है, इसमें सब कुछ लगाया आता है, थोड़ा सा बैश प्लेट दिया हुआ है, थोड़ा सा क्रैश गार्ड जैसा भी दिया हुआ है, दिए हुए हैं,
चुटर पुटर चीजें ये ऑलरेडी लगी हुई है, मतलब इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, दिया हुआ है, नकल गार्ड है जी। आपका यूएसडी फोक्स है तो उनका कवर दिया हुआ है, जो कि कोई भी ब्रांड नहीं देता है यूएसडी फोक्स। ये कवर बहुत नेसेसरी है। तो अगर कोई भी यूएसडी अगर आपके पास गाड़ी हो ना तो प्लीज उसको कवर अप करके जरूर रखिए, क्योंकि उसकी सील बहुत जल्दी डैमेज होती है। यूएसडी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी जी। तो ये सब चीजें मैंने देखी तो मुझे लगा कि ये भाई जिसने भी बाइक बनाई गई है बड़ा सोच समझ के प्रॉपर तरीके से बनाई है, और मुझे लगता है भाई बहुत ही वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बहुत अच्छा है इसका। एंड बिकॉज आई एम एन इंडियन। आपको महंगी नहीं लगी? नहीं सर, मुझे तो लगता है वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में इवन बाहर अब्रॉड यू वोंट गेट दिस। ये बाइक बाहर जो है इससे बहुत महंगी बाइक है। ये 7,000 यूरोस 8,000 यूरोस के आसपास सेम थिंग लगभग इतने की पड़ती है ये बाइक बाहर। तो लाइक यू नो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। एंड इससे आप बहुत सारी चीजें कर भी सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अगर नहीं है तो भाई आपके पास ऑप्शंस बहुत है मार्केट में, आप थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा चला, और जरूर से कोई भी बाइक लेने से पहले अपूर्व भाई मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, भैया टेस्ट ड्राइव जरूर लो। सिर्फ ऐसे बुकिंग करके उठा मत लो, टेस्ट ड्राइव लो, अच्छे से सोचो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लंबी लो, लंबी टेस्ट राइड लो, कई बार बार लो, लेकिन ऐसा लगा रहे हो भाई आप जी, कंफर्म करो कि आपके यूजेबिलिटी की चीज है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। सही बात है। और एक बार आपको पसंद आ जाए तो ले लो बेना। और यू हैव टू लिव विद इट विद एटलीस्ट 5-6 इयर्स 10 इयर्स, पता नहीं कितने साल आपका मन रखे हो, तो वो चीज आपको ना हमेशा चलाओ बाइक, तो कम से कम वो चीज अंदर से होनी चाहिए, यार मैं बाइक चलाने जा रहा हूँ, मजा आएगा बाइक चलाने में। वो जो मजे वाली चीज है ना वो एंड नहीं होनी चाहिए, तभी आप वो बाइक को ज्यादा एंजॉय कर सकते हो, ज्यादा निकालोगे, ज्यादा इधर जाने की कोशिश करोगे, सोचोगे, कोई बाइक राइडिंग ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, तभी वो सारी चीजें आप एंजॉय कर भी सकते हो। इन सब चीजों का मजा ही तभी है। माइलेज बता दो, माइलेज कुछ क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या देगी है? भैया जो मुझे दिख रहा है माइलेज समवेयर अराउंड 22-23 के आसपास फिलहाल सिटी में हो रहा है इसका। 20 के आसपास है माइलेज। अभी मैंने एक बार टैंक फुल कराया था, तो अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो उसमें दिखा रहा है वो 20 के आसपास दिखा रहा है। तो आई थिंक वही आई वाज एक्सपेक्टिंग 20-25। हाईवे पे 25 के आसपास देगी, और हाईवे से आप थोड़ा सिटी में चलाओगे थोड़ा कम मिलेगा। एंड जहाँ गर्मियों वर्मियों में इसके एक प्रॉब्लम मेरे को जो दिखती है वो ये है कि ये हीट बहुत छोड़ती है बाइक। अभी भी कर रही है? हाँ, तो हीट करती है बाइक, इसमें हीट है क्योंकि ये हाई रेविंग इंजन है, तो हीट इसका आता है। बट ये हीट तब आएगा जब आप मोशन में रुक जाओगे, जब मोशन में होती है तब नहीं आता। लेकिन जहाँ आप रुके तो आपको फील होगा हीट बफेट आएगा। आप इसको बिना फुल कवर्ड ट्राउजर्स के या बिना राइडिंग गियर के या जीन्स के आप मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं चलाना चाहिए। शॉर्ट्स में चलाना बहुत अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये समर्स में तो मतलब समर्स में तो और अनकंफर्टेबल होगा। विंटर तो भी चलो एक बार जी विंटर्स में तो मजा आएगा, गरम गरम हवा मिल रही है तो हाँ मजा आ रहा है। तो बस ये है, ये थोड़ा सा आपको ऊपर इसका मतलब मुझे जो लगता है ये कैसा है क्लच एंड ये बताओ, ये जो आपका राइड बाई वायर है, राइड बाय वायर तो बहुत अच्छा है, इसमें अच्छे से काम कर रहा है। जी, कोई लैगी नहीं है, कोई लैगी नहीं है। क्विक शिफ्टर कैसे काम कर रहा है? अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसा? क्विक शिफ्टर भैया, अब ये क्विक शिफ्टर तो मेरे हिसाब से जैसे इट इज एन एडेड ऑन, सब लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आपने ऑन कर रखा है, ऑफ कर रखा है? ऑन है। तो मतलब आप सिटी में चला रहे हो तो ये तो रेस ट्रैक के लिए बिल्ड चीज है क्विक शिफ्टर। सही बात। तो मतलब सिटी में इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इतनी बार गियर तो आपको टाइम की कोई किल्लत। लॉन्ग स्ट्रोक भी है? हाँ, लॉन्ग स्ट्रोक भी है, तो मतलब दोनों तरफ आप गियर चेंज कर सकते हो क्विक शिफ्ट। चेक इसका बस मुझे को जैसे जो आपने राइड बाय वायर का क्वेश्चन पूछा, इसमें 3 मोड्स हैं, और तीनों मोड को जब आप चेंज करते हो तो राइड बाय वायर का थोड़ा सा चेंज आता है। वो आपको फील होगा जब आप रेन वाले उसमें आओगे, तो आपको थोड़ा सा लैगी फील होगा। राइट, क्योंकि वो चाहता है कि आपका थोड़ा सा ये रेन में पावर कम कर देता है और ट्रैक्शन ज्यादा देता है, क्योंकि वो स्लिप ना करे। हाँ जी, इसलिए ट्रैक्शन बढ़ाता है और पावर कम कर देता है। हाँ जी, तो पावर डिलीवरी थोड़ी सी लीनियर हो जाएगी। ऑफ रोड मोड में इसका सबसे ज्यादा पेपी वो है। अच्छा, ऑफ रोड में ये ज्यादा तेज भी जाती है, पिकअप भी ज्यादा है। एंड राइड बाय वायर का जो आप पूछ रहे थे वो भी सबसे ज्यादा ऑफ रोड नहीं है, वो स्पोर्ट हो गया। ऑफ रोड इज बेसिकली स्पोर्ट इन दिस। और ऑफ रोड में इसमें आपको सेटिंग्स भी ज्यादा मिलते हैं। राइड बाय वायर की सेंसिटिविटी आप बढ़ा सकते हैं। ओके,
बाकी किसी भी मोड में नहीं है। ओके, स्ट्रीट मोड में इसमें नहीं है वो सब चीजें। और स्ट्रीट मोड में आपको जैसे नॉर्मल सिटी में चलानी है तो मेरे ख्याल से स्ट्रीट मोड इज गुड इनफ। और फिर इसमें एक क्रॉल मोड दिया हुआ है इन्होंने, विच इज बेसिकली कि आपका बाइक 1500 RPM पे रहता है परमानेंटली, तो आप जैसे विदाउट एक्सेलरेशन बाइक को आप छोड़ दो, अगर पकड़ लो सिर्फ, तो बाइक क्रॉल कर रही है, वो बंद नहीं होगी, ये बोलते हैं। बिकॉज इनके पहले वाले मॉडल्स में स्टॉल होने की इशू था जी। वो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी भी है, फर्स्ट सर्विस के बाद शायद बेटर हो जाएगा और हो जाएगा जी। बैठ के दिखाओ, 5'8" आपकी हाइट है और ये 830 mm की है जी जी। तो एक बार आप बैठ के दिखाइए कि मतलब कैसा आ रहा है, फुट कैसा आ रहा है। तो आप देख सकते हो, मैं फ्लैट फुटेड तो नहीं है ये, लेकिन ऑलमोस्ट इनका मोर देन 60% 70% ही इज टचिंग फ्रॉम बोथ हिज फुट, दोनों तरफ। ठीक है, अगर एक पैर पे रखना है तो बहुत ही ईजी है, एक को ऊपर रख लो, एक को नीचे रखो, तब तो ईजी है इसको कंट्रोल करना। 183 kg के आसपास का इसका वेट आपको मिल जाता है। पीछे से नोज पहले से ज्यादा शार्प कर दी है, तो ये चीज आपको पसंद आई? पीछे से नोज बहुत शार्प की है। डिजाइन वाइज आई एम वेरी हैप्पी। यू आर हैप्पी? मुझे बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से इन्होंने इस बाइक को डिजाइन किया है, काम किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सही है। नाइट अभी आपने निकाल के लाए हो बाइक, रात हो रही थी, कैसा है थ्रो, कैसा है विजन, कैसा है बताओ? आई थिंक इन हेडलाइट दिस बाइक वुड इन दिस कैटेगरी, इस प्राइस रेंज में, इस प्राइस पॉइंट पे मेरे ख्याल से बेस्ट हेडलाइट है ये। बेस्ट है। रॉयल एनफील्ड की हेडलाइट बहुत खराब है, लोग चेंज करा देते, कोई भी हेडलाइट तुरंत चेंज करा, वो हेडलाइट बहुत बेकार है। और दूसरी बाइक्स का भी मैंने देखा जो इस प्राइस पॉइंट पे है, ट्रायम्फ की हेडलाइट थोड़ी सी बेटर है, उनकी हेडलाइट्स अच्छी हैं, लेकिन उसमें भी मैं बोलूंगा कि लगाने पड़ते हैं इफ यू वांट टू टूर। ठीक है, मुझे लगता है इसमें मुझे एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कितना ज्यादा हेल्पफुल आपको लगता है? थोड़ा पहले से ज्यादा लंबा हो गया, पहले थोड़ा शॉर्ट रहता था। ये मुझे लगता है भैया विंड ब्लास्ट बच रही है, बच रहे उससे थोड़ा ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अब मैंने इसको अभी हाईवे पे चलाया नहीं है तो मैं इस पे ज्यादा बात करूंगा। सैडल किया है, खड़े हुए हो चलाते समय? हाँ, खड़ा हुआ हूँ। कैसा उस पे कैसा है, बैलेंसिंग कैसा है? बढ़िया है, वेरी वेल बैलेंस बाइक, बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। ठीक है, खड़े होने के लिए कोई भागती तो नहीं है, कोई लेफ्ट राइट में कोई परफेक्ट पोजीशन है खड़े होने के लिए। इट इज वेरी वेल मेड फॉर स्टैंडिंग बिकॉज बहुत पतली है यहाँ से। शोल्डर लेवल कैसा है, मतलब कितना रिलैक्स्ड है ये आर्म्स के लिए? आप देख लो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ एकदम, आप बताओ मतलब एकदम ही जैसे लगता है कि पहले आप, अगर आपने रॉयल एनफील्ड बुलेट चलाई हुई है पहले, तो जैसे बुलेट में फील आता था बैठने का, 19-20 वैसा ही फील आता है, बस चौड़े हैंडल्स हैं थोड़े से, बट रिलैक्स्ड वैसे ही है। इट इज नॉट कि आप आगे झुक रहे हो या पीछे जा रहे हो, इट इज वेरी रिलैक्स, सोफा पे बैठने वाला फील आता है। थंडरबर्ड थी मेरे पास, वेरी सिमिलर टू दैट विदाउट हैविंग दैट हैंडल। अच्छा, सिटी राइड में ये जो आप बता रहे थे कुशनिंग कम है, तो सिटी राइड के लिए क्या ये कंफर्टेबल है इतना कुशन जो सीट पे दिया हुआ है? सिटी राइड अगर आप जैसे थोड़ा करते हो, जैसे 30-40 किलोमीटर का आपका डेली का है, तो आई थिंक इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये पेन नहीं होता है? नहीं, अंडर थाइज में यहाँ पे कहीं पे आपको? लेकिन अगर आप लॉन्ग करते हो, मेरे ख्याल से अगर आप इस पे 2-3 घंटा लगातार बैठोगे, तब आपको थोड़ा सा मेरे हिसाब से चाहिए होगा, थोड़ा सा कुशनिंग बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी। वो पर्सनल है, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे ही पसंद आए, मुझे पर्सनली लगा कि थोड़ा सा इसमें कुशनिंग। ये सारी गार्ड लगा के रखोगे? नहीं, ये हटाऊंगा तो इसमें मैं सैडल बैग्स वाला लगाऊंगा, लगेज के लिए लगेगा। मतलब अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हो, कोई भी राइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये काम आता है। आप अगर कोई लॉन्ग राइड प्लान कर रहे हो तो ये काम आता है, बहुत ही काम की चीज है। मेरा मतलब ये नहीं कि इसको निकालोगे और फेंक दोगे, इसको निकाल के बहुत संभाल के रखना बहुत काम की चीज है। अगर आप कोई लॉन्ग राइड करने वाले हो तो बैग्स में अपना बांधने के लिए, टाई अप करने के लिए बहुत काम की चीज है भाई ये। और ये लॉ में है, अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया बिना इसके, राइट, तो इसका चालान कट सकता है। राइट। तो मतलब ये सोच समझ के करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, अपने रिस्क पे। तो देखा आपने कि आदित्य भाई कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है अपने नए परचेज से, न्यू KTM 390 एडवेंचर से, वो भी एस वाले मॉडल से। तो डेफिनेटली एस या एक्स में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमसे आप बात कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, आप इंस्टाग्राम के थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो। लखनऊ के आसपास है तो JSV KTM को ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए, वो आपको, इनका सेकेंड लॉट भी आने वाला है, तो अराउंड आपको नेक्स्ट वीक तक इनके पास फिर से ये बाइक अवेलेबल हो जाएगी, तो प्लीज़ उनसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। बाकी आप बताइए आपको ये बाइक कैसे लगी, आपने कहीं से कोई भी
पॉइंट आपको टच हुआ जो इनकी भैया की स्टोरी से, आदित्य भाई की स्टोरी से, अगर 1% का भी कोई आपको अगर कोई जवाब मिल जाता है आपको, तो हमारे लिए सक्सेसफुल होगा ये वीडियो बनाना। एंड वी होप कि ये बाइक अच्छा सेल करे KTM के लिए, KTM के लिए एक अच्छा गुड लक लेकर आए, क्योंकि KTM के ऊपर बहुत लोगों की नज़रें हैं, बहुत लोग डाइसी एक नज़र से KTM को देख रहे हैं, बहुत लोग KTM की इमेज को ख़राब कहते हैं। तो आदित्य भाई, ये आपको कभी नहीं महसूस हुआ कि यार मैं KTM खरीद रहा हूँ, मतलब है ना, ये कुछ हुआ कि यार KTM क्यों खरीद रहा हूँ मैं? एक समय के लिए मुझे ड्यूक ना खरीदने का मेरा बहुत बड़ा रीजन यही था। लेकिन हाँ, तो आप उसी फैमिली में गए। हाँ, लेकिन फिर जब मैंने बाइक देखी, बैठा, तो मेरे को लगा कि नहीं, इसका कैरेक्टरिस्टिक एकदम अलग है। इसका और यूजेबिलिटी इसकी एकदम अलग है। मुझे नहीं लगता सर इस बाइक को वो जो हम लोग जिनको गलत तरीके से बोलते हैं वो लोग इस बाइक को खरीदेंगे या परचेज करेंगे। मुझे लगता है कि बाइक के नहीं खराब होती हैं, चलाने वाले लोग खराब होते हैं, वो उनकी इमेज खराब करते हैं। एग्जैक्टली, है ना। तो मतलब ये इस तरह की इमेज रखना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आप अच्छे बाइकर हो तो वो KTM से डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे बाइकर हो। बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे एज पे लोग हैं, 50-60 प्लस के लोग हैं जिनके पास KTM है एंड वो उसको एंजॉय करते हैं। दे लव राइडिंग KTM। सिंगल सिलेंडर के इनके बेहतरीन इंजन को उनको मज़ा आता है चलाने में, बहुत ही हाई रेविंग होते हैं, खींचते चले जाओ, खींचते चले जाते हैं, तो एक अलग ही फील है इस इंजन का। तो डेफिनेटली आप इसको एंजॉय कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके क्वेश्चंस हो प्लीज़ हमसे ज़रूर पूछिएगा। एंड टिल देन बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट पहनिए, एंड 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाए बगैर कहीं मत जाइएगा। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू आदित्य भाई। थैंक यू।